morning students, welcome to SST class with me. So dear students, as we discussion in फेडरलिज्म के हमने लास्ट में कुछ टॉपिक्स को रिवाइज किया। हम फिर से फेडरलिज्म का एक अगला टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, दैट इज द हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, कि फेडरलिज्म जो है वो हमारे कंट्री में कैसे प्रैक्टिस्ड में ली जाती है। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर फेडरलिज्म हम प्रैक्टिकली फॉर्म में ले रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट में रीड किया था कि फेडरलिज्म के अंदर फॉर्मली टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। वैसे तो हमने लास्ट टाइम में कई सारे टॉपिक्स देखा जिसमें हमें पता चला था कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो फेडरलिज्म के जितने भी फीचर्स होते हैं वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर एग्जिस्ट है। इसके साथ साथ हमने ये भी बताया था कल लास्ट डे के अंदर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं पे भी ये स्टेटेड नहीं करता है कि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अदरवाइज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो गवर्नमेंट है, दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का एक समूह है। सो दैट आइए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, कि हमारे यहाँ पर किस तरह से फेडरलिज्म प्रैक्टिस के अंदर है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमने पॉइंट लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट देर आर नॉट सफिशिएंट। जैसा कि यहाँ पर स्टेटेड किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें स्टेटेड करता है कि यदि हमें अपने फेडरलिज्म को सक्सेस बनाना है, पूरी तरह से प्रभावशाली बनाना है, तो उसके लिए हमें कुछ प्रोविजंस करने पड़ेंगे, कुछ प्रावधान रखने पड़ेंगे, तभी जाकर हम अपने कंट्री के अंदर फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूट टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री। और फेडरलिज्म की जो एक्चुअली सक्सेस है वो हमारे कंट्री की गवर्नमेंट की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे कंट्री की डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है। तो इसके रिगार्डिंग हमने कि हम हमारे कंट्री के अंदर किस तरह से प्रैक्टिस रखते हैं फेडरलिज्म को, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइडेड करते हुए एक्सप्लेन करेंगे कि हमने हमारे कंट्री के अंदर फेडरलिज्म को हम फॉलो अप करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लैंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी। लैंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी, लैंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी का मतलब है कि हमारे कंट्री ने किसी एक लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी है। हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हम किसी एक लैंग्वेज को प्रिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा कंट्री एक लार्ज कंट्री है। वेरिएशंस ऑफ लैंग्वेज का स्पोकन करते हैं, थाउजेंड ऑफ लैंग्वेजेस यहाँ पर हम यूज करते हैं अलग अलग डायलेक्ट फॉर्म के अंदर। और यही कारण है कि हमारे कंट्री के अंदर कोई एक लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस गेन नहीं कर पाए। लाइक दैट इंग्लैंड के अंदर जैसे वहां की इंग्लिश जो है वो नेशनल लैंग्वेज है, पाकिस्तान में उर्दू को इम्पोर्टेंस देते हैं। उसी तरह से श्रीलंका के अंदर सिंगाला लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का नॉमिनेशन मिला हुआ है। लेकिन हमारे कंट्री के अंदर कोई भी लैंग्वेज को हम नेशनल स्टेटस प्रोवाइड नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में स्टेटेड है, द सेकेंड टेस्ट द इंडियन फेडरलिज्म इज द लैंग्वेज। हमारे यहाँ का जो सेकेंड टेस्ट है फेडरलिज्म का वो लैंग्वेज है, जिसमें हमें बताया है आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, सिंपल सी बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो इस बात से अवेयर थे कि यदि हम किसी एक लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देंगे तो कंट्री के अंदर फिर से डिवीजन होने के चांसेस हो जाएंगे। इस कारण से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने किसी भी एक लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। अदरवाइज जितनी भी मेजर लैंग्वेज थी उन सबको एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। हिंदी वाज आइडेंटिफाई एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वो हमारी राजकीय भाषा है।
हिंदी को यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। कारण था, मानते कि हमारे यहाँ पर तकरीबन 40% से अबव पीपल्स जो हैं वो एक तरह से हिंदी का स्पोकन करते हैं, लेकिन 60% पीपल्स ऐसे भी हैं जो हिंदी को में भी नॉन भी नहीं है, अननोन पीपल्स है जो हिंदी के बारे में जानते भी नहीं है। ऐसे पीपल्स का क्या होगा? इस कारण से हिंदी को हम सिर्फ एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर करते ना कि नेशनल लैंग्वेज। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम संविधान के अनुसार चले, द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वाज स्टॉप इन 1965। जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटेड किया गया था कि 1965 के बाद इंग्लिश को ऑफिशियल यूजेस से पूरी तरह से रोक दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जो नॉन हिंदी स्टेट्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट में स्ट्राइक करना शुरू कर दिया कि हमारे ऊपर जबरदस्ती हिंदी को थोपा जा रहा है। इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से एग्री हो गई और इंग्लिश का कंटिन्यू यूज रखा गया। कारण था, जैसे साउथ इंडियन कुछ स्टेट्स हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वो हिंदी से नॉन नहीं है। इस कारण से प्रोटेस्ट हुआ, स्पेशली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अंदर, जिसके बाद से इंग्लिश को कंटिन्यू ऑफिशियल पर्पज के यूज में रखा गया। और इसके साथ साथ एक और चीज बता देते हैं कि और इन लैंग्वेज के अलावा हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी हिंदी के अलावा भी हमारी 21 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कितनी है? 21 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिसमें तमिल भी है, तेलुगु भी है, इसके अलावा हम कह सकते हैं बंगाली भी है, उड़ीसा भी है। ये सब वो लैंग्वेज हैं जो हमारी 21 में कंसिडर होती है हिंदी के अलावा। हिंदी को अगर कंसिडर करते हैं तो 22 हो जाती है। आया समझ में? नेक्स्ट, इसके अलावा अगर हम बात करें कि लैंग्वेज को हम, सिंपल सी बात है, सबका अपना अपना डायलेक्ट होता है और इसी की वजह से हमने किसी एक लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। इसी को कंटिन्यू करते हुए कि एक और पॉइंट जो स्टेटेड करता है कि हमारे कंट्री में किस तरह से फेडरलिज्म प्रैक्टिस में है, उसके लिए सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन किया है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल और स्टेट रिलेशन, केंद्र का और राज्य के संबंध कैसे थे। यदि हम प्रीवियस टाइम पीरियड की बात करें, 1990 से पहले की बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डोमिनेट गवर्नमेंट हुआ करती थी। स्टेट गवर्नमेंट को जब चाहे सस्पेंड कर देती थी। कारण था क्योंकि एक ही लगभग पार्टी रूल में थी, कांग्रेस पार्टी। अगर किसी स्टेट के अंदर उसकी अपोजिशन पार्टी रूलिंग में आ जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करते थे और टाइम से पहले उस स्टेट की गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता और री इलेक्शन कर दिया जाता। कहने का मतलब है डोमिनेशन करते थे। इस कारण से सेंट्रल स्टेट के रिलेशन हमेशा एक तरह से हम कहते हैं डिस्प्यूट में रहते थे। लेकिन 1990 के बाद इसमें बदलाव हुआ। सेंट्रल लेवल की जितनी भी पार्टी थी, नेशनल लेवल की पार्टीज की जो पोजीशन है वो वीक होती चली गई और यहाँ पर स्टेट पार्टीज की पोजीशन, स्टेटस जो है वो रेज हुआ। और इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर नेशनल जो पार्टीज थी उन्होंने स्टेट पार्टीज या फिर रीजनल पार्टीज का रेस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। एक नए इरा का स्टार्टअप हुआ जिसको हम कहते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? कॉलिशन गवर्नमेंट। 9th में भी रीड करके आए हम कि कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होता है। When a single party did not got a majority in Lok Sabha, then they need a support of their smaller parties or different party, then make a government that is called coalition government. Clear? तो इसमें हम जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन के अंदर, restructuring the central state relation is one more way in which federalism has been strengthening in practice. और भी ज्यादा मजबूत बनाता है फेडरलिज्म को। किसके रिलेशन? सेंट्रल स्टेट के रिलेशन। क्योंकि सिंपल सी बात है, दोनों ही मिलकर कंट्री को सक्सेसफुल बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, कंट्री का विकास करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। अकेले ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से कंट्री को डेवलप कर सकती है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट डेवलप कर सकती है। इन दैट रीजन यहाँ पर दोनों का कोऑपरेट करना बहुत ही जरूरी होता है। सेकंड पॉइंट है, जैसे हमने अभी बताया था, इन 1990 देयर वाज अ राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। 1990 के बाद में रीजनल पार्टीज है वो रेज होना शुरू हो चुकी थी।
इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में रीजनल पार्टीज का स्टेटस जो है वो रेज होना शुरू हो गया। जैसे हरियाणा के अंदर हम इनेलो का नाम ले सकते हैं, इंडियन नेशनल लोक दल। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, बसपा 1984 में बसपा रेज होना शुरू हो गई, जो वहां की स्टेट पार्टी थी। बाद में वो क्या बन गई, नेशनल पार्टी बन गई। शिवसेना बाद की है। उसी तरह से एनसीपी भी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो 1999 के अंदर इमर्ज होना शुरू हुई। और इसी तरह से नेशनल पार्टीज का स्टेटस था वो डाउन होता हुआ चला गया, और यहाँ पर पोजीशन किसकी स्ट्रांग हुई, स्टेट पार्टीज की। नेक्स्ट है, दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द इरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। जैसा हमने अभी बताया था, ये वो टाइम पीरियड था जिसमें एक नए युग की स्टार्ट हुई। कौन सा युग, कोलिशन गवर्नमेंट की, जिसमें कोई भी नेशनल पार्टी सिंगल मेजोरिटी गॉट नहीं कर पा रही थी। कांग्रेस अपनी पोजीशन को लॉस्ट कर चुकी थी, बीजेपी उस टाइम में इतनी स्ट्रांग थी नहीं, इस कारण से कोई भी नेशनल पार्टी उस टाइम में अपना स्टेटस नहीं बचा पाई। और यहाँ पर उन्हें किसकी हेल्प लेनी पड़ी, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट पार्टीज की हेल्प लेनी पड़ी, जिससे कि वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सके। नेक्स्ट, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी, ये वो टाइम पीरियड था जिसमें कि किसी भी पार्टी की सिंगल मेजोरिटी ही नहीं आ पा रही थी 1990 के बाद में। इन द लोकसभा द मेजर नेशनल पार्टीज लीड द एंटर इनटू अ अलायंस विद मेनी पार्टीज। और ये वो टाइम पीरियड था जिसमें पार्टीज ने अलायंस बनाना शुरू कर दिया, गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। ओके, और गठबंधन बनाने के बाद में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। 1990 की बात करें तो 1990 के बाद में किसी भी पार्टी ने 2000 कह सकते हैं हम 14 से पहले मेजोरिटी गेन नहीं कर पाए, लेकिन 2014 के अंदर इतने लंबे अंतराल के बाद 24 ईयर के बाद में किसी पार्टी ने क्लियर मेजोरिटी ली। उसी तरह से 2019 के अंदर क्लियर मेजोरिटी मिली, जो कि सिर्फ पहले कब होता था, 1990 से पहले होता था कांग्रेस जब की पावर थी, लेकिन वो पावर लॉस्ट होती हुई चली गई 1990 के बाद में, और एक नए युग की शुरुआत हुई। और वो युग कौन सा था, कोलिशन गवर्नमेंट का। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारे कंट्री के अंदर फेडरलिज्म को हम प्रैक्टिस में लेते हैं। इसके लिए हमने दो टॉपिक्स पर मेनली डिस्कस किया था, लैंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशन का, कि हम किसी एक लैंग्वेज में इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। पहले अलग सिस्टम होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी डिसमिस कर सकती थी, अपनी पावर का मिसयूज करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। कौन से, कोलिशन गवर्नमेंट की। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। ओके, हेल्थी होंगे, सेफ होंगे घर के अंदर, और अपने पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए चलें। इसी विश के साथ में बाय स्टूडेंट।